नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। संविधान से ऊपर नहीं पर्सनल लॉ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया समानता के खिलाफ। 3 तलाक के बाद दहेज उत्पीड़न मामला रद्द करने से इनकार। जस्टिस कर्नन अदालत की अवमानना के दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा। कर्नन के फैसलों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी। विजय माल्या अदालत की अवमानना के दोषी। सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई को पेश होने का आदेश। डिएगो डील की रकम वारिसों में बांटने पर एतराज। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई पहुंचे कपिल मिश्रा। दर्ज कराई 3 शिकायतें। बीजेपी ने की आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली विधानसभा के सत्र में ईवीएम पर चर्चा। सौरभ भारद्वाज ने डमी मशीन को किया टेम्पर। बीजेपी की जमीन घोटालों के आरोपों पर चर्चा की मांग। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने आज ईवीएम मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया और डमी ईवीएम में टैंपरिंग कर अपने दावे को पुख्ता साबित करने का प्रयास किया। वहीं विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। जो जवाब आज सड़कों पर। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी ने हाल के चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने डमी ईवीएम को टेम्पर करके दिखाया। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम के हार्डवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती है। सिर्फ मदरबोर्ड 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने में। कोई रिग नहीं कर सकता। हैकिंग और रिगिंग किसी भी मशीन की संभव है और यही कारण है कि जिन देशों से हम इसके माइक्रो कंट्रोलर को लाए उधार लेके, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। गंभीर स्थिति बन गई। क्यों बन गई है? क्योंकि यूपी के जब चुनाव जीते ईवीएम के दम पर और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी को हरवाया गया, कांग्रेस को जितवाया गया। यह भी ईवीएम के दम पे किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार उनके ऊपर उठ रहे भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। जब ये लोग इस तरह से घोटाले करेंगे, मैं अध्यक्ष महोदय आपको ये बताना चाहता हूं, देश के लोग आज दिल्ली के लोगों से पूछ रहे हैं कि ईवीएम खराब नहीं थी, जिनकी नीयत खराब थी आज वो कुर्सी छोड़कर भाग क्यों नहीं रहे। इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अवरोध के बीच स्पीकर के आदेश पर विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर कर दिया गया। तो ये बाहर दिखाते ना, अंदर इसके लिए सदन का प्रोटेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है 67 है, विपक्ष के नेता को बाहर निकाल देंगे। ये तो बहाने हैं भ्रष्टाचार को दबाने के। उधर पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के नाम पर वोट नहीं मिल रहा, इसलिए वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा और एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ को हार की वजह बताया था। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दे 12 मई को ईवीएम के साथ टैंपरिंग करने का न्योता दिया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के साथ टैंपरिंग करके दिखा दिया। अब देखना यह है कि क्या 12 मई को केजरीवाल चुनाव आयोग की मशीन के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं या फिर चुनावों में हुई अपनी हार की दोबारा समीक्षा करेंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज सीबीआई में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की तो वो अनशन पर बैठेंगे। वहीं सीबीआई ने शिकायतों की जांच कराने की बात कही। एसीबी में शिकायत के बाद कपिल मिश्रा मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ के नकद लेन देन, केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील और आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे को लेकर शिकायतें की गई हैं। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्राओं की डिटेल्स सार्वजनिक किए जाने की मांग की।
3 FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। पहली FIR अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन जी के बीच कैश एक्सचेंज की, दूसरी FIR अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल जमीन देने की, और तीसरी FIR आम आदमी पार्टी के 5 नेता आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सतेंद्र जैन के विदेशी दौरों की जाँच की। आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर चंदे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया गया, वेबसाइट पे डाला गया और इलेक्शन कमीशन को बताया गया, तीनों अलग। इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड दैट देयर वेयर 461 मिसिंग नेम्स और एड्रेसेस ऑफ द डोनर्स। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी में सच बोलने वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के लोग खुद भ्रष्टाचार के अंदर संलग्न पाए जा रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दे जिनको लेकर के पार्टी बनी थी, वो सारे के सारे मुख्य मुद्दे एक एक करके धाराशायी होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा के आरोपों को साजिश करार दे रही है। कपिल मिश्रा जी किसी जो मीडिया ने सवाल पूछे उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल समर्थ रहे कि कैसे किस अटैची में थे, किस बैग में थे, कैसे थे, वो भी उनको कुछ नहीं जवाब दे पाए। मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद पार्टी से भी सस्पेंड हुए कपिल मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच में टैंकर घोटाले को लेकर शिकायत की थी। इसमें उन्होंने केजरीवाल और उनके साथियों पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और जिस तरीके से पूरा घमासान चला, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान विपुल मुदगल साहब हैं, जो कि डायरेक्टर इन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कॉमन कॉज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनु दीवार हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अनु, विधानसभा का विशेष सत्र और उसके अंदर एक डेमो मशीन के जरिए दिखाना, और उससे भी अहम बात जो आज सवाल पूछे गए कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक ओपन चैलेंज किया हुआ था, वहाँ पर जाने की बजाय विधानसभा के अंदर एक सत्र बुलाकर एक दिन के लिए ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल कविंद्र, जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक ओपन चैलेंज किया है कि 12 मई को जो भी पॉलिटिकल पार्टी लगता है कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो सकती है, वो आकर इलेक्शन कमीशन में इसकी जांच करे, टैंपरिंग करके दिखाए। चुनाव आयोग ने ये ओपन चैलेंज सभी राजनीतिक पार्टी को दिया है। लेकिन जब केजरीवाल सरकार 3 दिन पहले सत्र में इस तरह से दिखाती है कि देखिए उनकी लाई हुई मशीन से टैंपरिंग हो सकती है, तो वो दावा कर रही है कि चुनाव आयोग की मशीन के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ उनका दावा है। अब देखना ये है कि अगर वो चुनाव आयोग जाते हैं, इसी में आप चुनाव आयोग की मशीन टैंपरिंग कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो क्या केजरीवाल सरकार अपने चुनावों में जो हार हुई है उसकी समीक्षा करेगी या कोई फिर नया टैंपरिंग का बहाना ढूंढेगी। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो मशीन आज दिल्ली सरकार यहाँ पे लेकर आई है वो चुनाव आयोग की मशीन नहीं है। दरअसल वो सौरभ भारद्वाज ने अपने भाषण में शुरू होते ही बताया था कि एक ही ईवीएम मशीन जैसी ही एक मशीन है, यानी कि उसकी डमी है। अब डमी के साथ तमाम तरह के सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन्स में लगाता है। ये पार्टी ने अपने जो है यहाँ पे डेमो शुरू करने से पहले ही सौरभ भारद्वाज ने अपने भाषण में इसकी शुरुआत की थी कि ये उसकी जैसी मशीन है। तो ये तो पता चल गया कि ये वो वाली मशीन नहीं है, लेकिन उसकी जैसी है। अब जब ये पूरी पार्टी जो है केजरीवाल सरकार वहाँ पे जाती है, आम आदमी पार्टी के नेता 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर वहां पर कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस पर कोई बातचीत हुई है, कोई जवाब आया है? बिल्कुल कविंद्र, जब इस तरह से उन्होंने विधानसभा में एक तरह से ऐलान किया कि उनके पास कोई औपचारिक न्योता नहीं आया है, तो एक तरह से ये लग रहा है कि वो चुनाव आयोग जाने से बच रहे हैं। लेकिन अभी उसके अंदर 3 दिन है, चुनाव आयोग भी इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि क्योंकि दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार एक ईवीएम मशीन के साथ टैंपरिंग करके एक लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करी है, कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, उसके ऊपर भी जाहिर है चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। लेकिन पार्टी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो 12 तारीख के ओपन चैलेंज में जाएगी या नहीं। जी शुक्रिया अनु आपका इस अपडेट के लिए। विपुल, बहुत अहम है जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर, कपिल मिश्रा के बहुत ही संगीन गंभीर आरोप, उसके बाद एक दिन का सत्र बुलाकर ईवीएम मशीन पर चर्चा और उसका एक डेमो। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जानी जाती थी और उम्मीद करते थे जो आरोप लगे उन पर चर्चा करके उसका जवाब देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
क्या वजह है? आम आदमी पार्टी क्या रास्ते से भटक चुकी है, या फिर अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा है कि अब खुद को पुनर्स्थापित करने की कवायद दिख रही है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम वाला पूरा इशू ये छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कोई नया इशू उठाना नहीं चाहते। देखिए, पार्टी जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरी स्थिति में है। अगर आप ध्यान से देखें, भारत में जैसे कोई पहली बार चुनाव लड़े और किसी राज्य में 20-22 सीटें लेके आ जाए और उतने ही स्थानों पे दूसरे नंबर पर रहे, तो एक बहुत अच्छी सफलता मानी जाती है। इवन अगर बहुजन समाज पार्टी का आप उद्भव देखें तो इसी तरह से हुआ है, कोई भी दूसरी अन्य पार्टी का। और इसी तरह से दिल्ली में अभी आपकी सरकार को 2 साल हुए, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, समय है, और आप एक वैकल्पिक राजनीति देना चाहते थे, तो वो उससे बच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि पॉपुलिज्म चल रहा है। यूपी में भी उन्हें लगा कि पॉपुलिज्म चल गया, तो शायद पॉपुलिज्म चल जाएगा, तो कोई ऐसे ही विषय उठाते रहो, लोगों को भटकाते रहो। तो ये एक मुझे लगता है बड़ी निराशाजनक चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद ये वैकल्पिक राजनीति अब भी दे सकते हैं अगर चाहें तो ये इन्होंने जो नया पैदा किया, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि वो खड़े होकर आज ये कह दें कि हम तो आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, हम आरटीआई आंदोलन से हमने पूरे अपने आंदोलन की राजनीति शुरू की थी। तो आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर नहीं है, तो हम हैं अंडर। आप डिक्लेयर कीजिए कि ये हमारा इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, आप जो भी जानकारी मांगेंगे हम उसको देंगे। आप ये कहिए कि भाई हम प्राइमरीज कराएंगे, हमने मोहल्ला सभाएं की, तो मोहल्ला सभा में हमने लोगों को जमा किया नीचे में, आप प्राइमरीज कराइए और उनसे 3 नाम निकल के आएंगे, उसके बाद हम लोगों को टिकट देंगे। तो ये जो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि तो करप्शन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर, डोनेशन है तो डोनेशन सब ऑनलाइन कर दीजिए, सब सामने आ जाएगा सब लोगों के, वो नहीं कर पा रहे। तो उससे भटकाने के लिए अब मुझे लगता है जितना ये इस तरफ जाएंगे उतना ही ये दूसरी पार्टियों की तरह के नजर आएंगे। और जिस तरीके की टीम थी, उस टीम का पहले प्रशांत और योगेंद्र का छोड़ना, फिर कुछ और दूसरे राज्यों के नेताओं को छोड़ना, अब कोर टीम से कपिल मिश्रा, उससे पहले कुमार विश्वास का इशू, क्या ये माना जाए कि जो एक कोटरी थी, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों की एक निशानी होती है कमोबेश, वही एक रोग इस पार्टी को लग चुका है और जो कि शायद घुन की तरह है? देखिए, मेरे हिसाब से कपिल मिश्रा वाला इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है। उनको किसी को भी निकाला जाता है तो वो ऐसे ही पेश आता है। आपने 24 घंटे पहले तक तो आप बिल्कुल कोई भनक नहीं थी आपकी, और अचानक आपको सब कुछ नज़र आने लगा, गलत नज़र आने लगा। आप कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए लेके। हमारे देश में देखिए आरोप लगते हैं, आपको पता है कि बिरला सहारा डायरीज का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सील लगे हुए बहुत सारे दस्तावेज, हजारों दस्तावेज उसमें लगाए गए, जिसमें ये कहा गया कि कई राजनीतिज्ञों को, बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिला के सबसे बड़े चेहरों को, उनको रिश्वत दी गई, लेकिन वो निकल गया। तो ये एक आदमी कोई इतना बड़ा आरोप लगाए, ये अहम है कि जिस पार्टी का उदय ही इस बात पर हुआ हो। केजरीवाल, मुझे याद पड़ता है जब आंदोलन के बाद दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते थे और कहते थे कि अगर आरोप है तो आप इस्तीफा दे दीजिए जब तक कि आरोप साबित ना हो या बेदाग न निकला। इस्तीफा तो देना वो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। उस मांग के सहारे जो पार्टी खड़ी हुई हो, आज उन्हीं आरोपों पे नहीं, लेकिन मांग के सहारे तो नहीं खड़े। देखिए, वो जीते हैं अपनी वैकल्पिक राजनीति के आधार पे आए हैं। कपिल मिश्रा का केस मुझे लगता है कि देखिए, जांच तो हर एक में होनी चाहिए, जांच इसमें भी होनी चाहिए और जांच जो दूसरी पार्टियों के ऊपर लग रहे हैं उन पे भी होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि लोग विदेश यात्राएं कर रहे हैं दिल्ली के लोग, तो फिर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग कर रहे होंगे, तो सबकी जांच होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी को तो आप कटघरे में खड़ा कर दें और बाकी सबको छोड़ दें। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं उन लोगों में से हूं जिसे आम आदमी पार्टी से अब भी कुछ उम्मीदें हैं। अब भी मैं जानना चाहता हूं कि भाई आप एक जुझारू राजनीति दिखाएं ना करके, देश में आपके हिसाब से बड़ी कमी है। अगर आप ईवीएम को लेके बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है, और अगर ईवीएम पे भी कुछ है तो ईवीएम की भी आप जांच करवाइए, आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाके बात रखिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारत में जिन संस्थानों का बहुत बड़ा मतलब हक है और जिनका क्या कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक है। और जब खुद कह रहा हूं कि आप आइए 12 तारीख को और जांच करिए, और उसमें अब जैसे वीवीआईपी जो है ना, पेपर ट्रेल का है जो सिस्टम है, वो शुरू करने की बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है वो ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ सकती है बात। लेकिन अगर आपकी वैकल्पिक राजनीति सारी इसी पे धरी रह गई तो फिर भारत का क्या होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपुल इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
और ये थी पहले के बाद छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है और ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा फतवा मान्य नहीं है जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को 3 तलाक दिए जाने के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं समेत किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। कोई भी मुस्लिम पुरुष ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता है जिससे समानता और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो। कोर्ट ने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता और कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही लागू हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई फतवा मान्य नहीं है जो न्याय व्यवस्था के विपरीत हो। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू होगा और जो भी पर्सनल लॉ के जो भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे, अनुच्छेद का, मूल अधिकारों का, वो सब प्रभावी नहीं हो सकते, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न केस को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। याचिका में दलील दी गई थी कि उसने पत्नी को तलाक दे दिया है और दारुल इफ्ता जामा मस्जिद आगरा से फतवा भी ले लिया है। इस आधार पर उस पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं बनता है। माना कोर्ट ने कहा कि अगर आप पत्नी के मूल अधिकार हैं कि उसको जीवन जीने का हक है और उसको गुजारा भत्ता पाने का हक है और तमाम अधिकार हैं, तो केवल पर्सनल लॉ के आधार पर या फतवे के आधार पर उसके पर्सनल अधिकारों को, मूल अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस महीने की 11 तारीख से 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मजहब के मामले में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। सरकार ने 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के जीवन और गरिमा के खिलाफ माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसले में जस्टिस CS कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला लिया। मीडिया से जस्टिस कर्णन के किसी आदेश को छापने या दिखाने से मना किया गया है। इतिहास में पहली बार किसी जज को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अवमानना का कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल 1 मई को शीर्ष अदालत ने जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए थे। कर्णन ने जांच कराने से इनकार कर दिया था। जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई जजों पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद उनके न्यायिक और प्रशासनिक काम पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। माल्या को 10 जुलाई को हाजिर होने को कहा गया है। बैंकों का आरोप है कि माल्या ने अवैध तरीके से कुछ रकम अपने बच्चों के नाम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। उन पर अवैध तरीके से $4 करोड़ की रकम बच्चों को देने का आरोप है। ये रकम उन्हें ब्रिटेन की कंपनी डिएगो से मिले थे। ये आदेश SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह की याचिका पर आया है। Definitely an order which holds him in contempt. And they have asked him to be present before the court on 10th of July, that is 10/7/2017. So he will be present in court and he will have to face questions by the court on why he should not be held for contempt. बैंकों का आरोप था कि माल्या का बच्चों को $4 करोड़ की रकम देना कई न्यायिक आदेशों का उल्लंघन है।
दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने माल्या को अपनी संपत्ति दूसरों को देने पर रोक लगाई थी। माल्या के वकील ने दलील दी कि ये रकम बच्चों की ही है, न कि माल्या की। दरअसल पिछली सुनवाइयों में माल्या ने कहा था कि उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है, अब उनके पास पैसा नहीं है। राजनीतिक दलों ने कोर्ट के आदेश पर कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। ये भी अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये पूछेगा कि विजय माल्या देश का 9,091 करोड़ रुपया लेकर भगोड़ा कैसे हो गया। इसके बावजूद के देश के अटॉर्नी जनरल ने बैंकों के कंसोर्शियम को लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। 5 या 6 दिन तक अपील क्यों नहीं दायर हुई? तरीके से समन देने से मतलब क्या है? मतलब जब तक उनको वहां से लाना पड़ेगा, और लाने के लिए आपको ये कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके अंदर पहलकदमी सरकार नहीं दिखा रही। माल्या पर बैंकों का 9,000 रुपए करोड़ से अधिक का कर्ज बकाया है। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वहां की अदालत में लंबित है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तनाव कानून व्यवस्था का मामला नहीं है और इसका समाधान राजनीतिक तरीके से निकाला जाना चाहिए। बैठक करीब आधे घंटे चली। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को घाटी के हालात की जानकारी दी। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं और सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी ये पहली मुलाकात है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसानों की आय पर टैक्स लगाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में संपन्न किसान बहुत कम है। वित्त मंत्री के मुताबिक कृषि क्षेत्र संकट में है और इसीलिए कर लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद होनी चाहिए, न कि उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये दूसरा मौका है जब वित्त मंत्री ने किसानों पर टैक्स न लगाने की बात कही है। नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने किसानों पर टैक्स लगाने का सुझाव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था उभरने लगी है। इससे चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.2% तक पहुंच जाएगी। IMF ने कहा कि कृषि विकास दर बढ़ाना भारत के लिए अहम चुनौती है। भारत की विकास दर को लेकर IMF का रुख सकारात्मक है। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में GDP 7.2% की दर से बढ़ेगी। अगले वित्त वर्ष में ये दर 7.7% तक पहुंच जाएगी। IMF का मानना है कि नोटबंदी के बाद नकदी की कमी खत्म हो रही है। साथ ही अच्छा मानसून भी विकास दर बढ़ाएगा। Demonetization should help industrial sector in the next year, in the current year, 17-18 and 18-19, largely because it should help, the banking sector to, recover much faster than which would have otherwise taken more than 3 to 4 years to recover. IMF ने कहा है कि महंगाई कम करने वाली मौद्रिक नीति और राजकोषीय मजबूती से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। एजेंसी का मानना है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। मसलन कृषि उत्पाद बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों को फसल बेचने के लिए ज्यादा विकल्प मिलने चाहिए। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम भी कम हो रहे हैं। लोगों को बेनिफिट है, बट द फार्मर्स को जो है वो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ से सरकार को भी ये देखना होगा कि समय पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के आ जाए। IMF ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की विकास दर भी बढ़ाकर 5.5% कर दी है। हालांकि क्षेत्र में कई तरह की अनिश्चितताएं भी बनी रहेंगी। IMF ने GDP ग्रोथ में एशिया पैसिफिक रीजन को वर्ल्ड लीडर की उपाधि तो दे दी, लेकिन जताया है कि एजिंग पॉपुलेशन इस रीजन के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां भी इस रीजन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सर्वसम्मत से इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति बनाने के बारे में सरकारी वकील फली एस नरीमन से सलाह करने का फैसला लिया गया। जल संसाधन मंत्री MB पाटिल ने बताया कि उनके सुझाव के बाद ही इस मसले पर राज्य सरकार का रुख तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक भी जल संकट का सामना कर रहा है और वो तमिलनाडु के लिए पानी जारी करने की स्थिति में नहीं है।
नीदरलैंड के विदेश मंत्री बर्ट कैंडर्स ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध और बढ़ाने की पेशकश की है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए उभरते क्षेत्रों में शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीक, यातायात, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्र में पहले से ही करीब 9 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसे और बढ़ाने के तरीकों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। व्यापार को चुनिंदा क्षेत्रों में विकसित करने के लिए नीदरलैंड ने वाणिज्यिक दूतावास को चेन्नई से बदलकर बेंगलुरु में का फैसला किया। नीदरलैंड भारत के 10 बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नई वीजा नीति से भारतीयों पर कोई भी असर नहीं होगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हरिंदर सिद्धू ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई वीजा नीति में कुशल पेशेवरों के लिए पर्याप्त जगह है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने कुशल पेशेवरों के लिए पुरानी वीजा नीति खत्म कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर इस मुद्दे पर बात कर चिंता जाहिर की थी। My sense is that when I look at the Indians who are coming under that visa arrangement, by and large, my sense is that they will continue to qualify under the new arrangements. स्ट्राइक की धमकी से नाराज पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत को तलब किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को चेतावनी दी कि ईरान के बयान से दोनों देशों के रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे पहले ईरान की सेना प्रमुख महमूद बागटी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने अपने यहाँ से ईरान में सीमा पार आतंकवादी हमलों पर रोक नहीं लगाई तो ईरान आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए हमले करेगा। भारत की तरह पाकिस्तान और ईरान के बीच भी खुली सीमा है, जिससे आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं का आना जाना बना रहता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के आतंकियों के हाथों ईरान के कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।